नमस्कार दोस्तों। कोविड 19 पैंडमिक जब से आया है, स्पेशली मार्च के बाद से भारत के अंदर अपने इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत कम अच्छी खबरें सुनी होंगी। लगातार यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो नीचे जा रही थी, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर आप देखिए तो इकोनॉमी के अंदर भी वापस से रिवाइवल की खबरें सामने आ रही हैं। चाहे आप जीडीपी की बात करिए तो पहले अनुमान था कि पूरे साल भर की जो जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन है वो -10% के आसपास हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से पॉजिटिव खबर आ रही है तो इसको वापस से रिवाइज किया जा रहा है। कई सारे अनुमान के द्वारा बताया जा रहा है कि हो सकता है मे बी अब -7% हो, -6% भी कई सारे आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन भी बेहतर हो रहा है, मतलब कि अब धीरे धीरे पॉजिटिव खबर आने लगी है। लेकिन लेट मी वार्न यू कि जो इसमें सबसे बड़ा चिंता का विषय इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर हो सकता है, स्पेशली भारत की जो ग्रोथ रिकवरी है उसको लेकर जो सबसे बड़ा चिंता है दोस्तों वो है आपका इन्फ्लेशन। वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा इन्फ्लेशन के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं। इसका मैं रीजन प्रॉपर आपको बताऊंगा और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से क्विक वैक्सीन की प्रॉमिस, लगातार खबरें, अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। कल ही आपने देखा होगा कि यूके ने पहला देश बन गया है जिसने पब्लिक के लिए अप्रूव कर दिया है फाइजर की जो वैक्सीन है। इसके अलावा जो जीडीपी का नंबर है वो हायर देन एक्सपेक्टेड था इस बार का। इसके अलावा आप देख रहे होंगे लगातार स्टॉक मार्केट में बूम देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी खबरें हैं वो हमें क्या दिखा रही हैं? दिखा रही हैं कि जो रिस्क था ग्रोथ के रिकवरी में वो कम हो रहा है, उतना ज्यादा मे बी रिस्क नहीं होगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो लगातार ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो परसिस्टेंटली हाई बना हुआ है, वो नीचे नहीं आ रहा है। और ये एक सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। ये आखिरकार चिंता का विषय इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का MPC होता है, इसके ऊपर मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं और कल भी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है, चल रही है इस समय 2 से 4 दिसंबर के बीच में ही चल रहा है, तो 4 दिसंबर को इसका एग्जैक्ट रिपोर्ट सामने आएगा। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है दोस्तों कि क्या रेपो रेट का जो आंकड़ा है वो घटाया जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि रेपो रेट काफी हद तक डिटरमाइन करता है कि यहां पर जो आरबीआई है वो किस तरफ आगे बढ़ना चाहती है। क्या जो लोन का ब्याज दर है उसको सस्ता करना चाहती है ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें और ज्यादा रिकवरी हो, या फिर इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर तो उसको देखते हुए क्या वो वापस उसको बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी ताकि बहुत ज्यादा मनी का सप्लाई ना हो और यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो जो एमपीसी का मैंडेट है दोस्तों, जो मैंडेट दिया गया है लॉ के हिसाब से, वो है आपका 2 से 6%। जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, आपको पता होना चाहिए ये 2 से 6% होना चाहिए। लेकिन पिछले कई महीनों से अगर आप देखोगे तो ये लगातार इस मैंडेट के ऊपर बढ़ा हुआ है। 6% का जो मैक्सिमम लिमिट है ये उसके ऊपर लगातार चल रहा है, 7%, 7.5%। रिसेंट का आप आंकड़ा दे सकते हो, अक्टूबर का जो रिटेल इन्फ्लेशन आया था ये 6 साल के सबसे उछले स्तर पर है, दैट इज 7.61%। तो ये प्रॉब्लम क्यों है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी होनी चाहिए। इकोनॉमिक रिकवरी कब होगी? जब डिमांड बढ़ेगा। डिमांड कब बढ़ेगा? जब इकोनॉमी के अंदर जो ब्याज दर है वो सस्ते दाम पर मिलेगा। अगर आप कोई होम लोन लेना चाहते हो, कार लोन लेना चाहते हो, तो जब सस्ते ब्याज दर पर चीजें मिलती हैं तो आप ज्यादा डिमांड करते हो। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो एमपीसी है वो रेपो रेट को मे भी हो सकता है कम ना करें। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट होता है जो बैंक आरबीआई से बोरो करता है किस ब्याज दर पर। तो यहां पर ब्याज दर सस्ता होगा अगर, तो बैंक भी यहां पर लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दे पाएगी। लेकिन अगर एमपीसी यहां पर डिसाइड करती है कि ब्याज दर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको समझना है दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। अगर ब्याज दर सस्ता होता है तो इन्फ्लेशन और ऊपर जाने का यहां पर खतरा होता है। तो यहां पर ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो ब्याज दर सस्ता फर्दर करेंगे तो ये और ज्यादा हो सकता है। इसके लिए ये काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई है। इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप देखोगे कई महीनों से यहां पर बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यह अनुमान था कि आगे आने वाले महीनों में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो सुधर सकता है। जो फूड प्राइसेस हैं, स्पेशली यहां पर आप पूरे मैप में देख सकते हो
कि 2012 से लेकर यहां पर इन्फ्लेशन का आंकड़ा है। यहां पर आप देख पाओगे 2012 के समय स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन था वो बहुत हाई था। ये जो आप येलो कलर में देख रहे हो ये फूड इन्फ्लेशन है। तो उस समय तो ये डबल डिजिट में चला गया था, 10% से ऊपर चला गया था। उसके बाद से 2013-14 के बाद से ये लगातार नीचे रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसा मैंने आपको बताया ये वापस चला गया है। और ये आप देख रहे हो ना, आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है मतलब 2 से 6% का, ये उसके ऊपर बना हुआ है। पूरे 2020 में आप लगातार देख पाओगे और लेटेस्ट आंकड़ा 7.6% का आया है। तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि काफी समय से जो इकोनॉमिस्ट थे इनका अनुमान था कि धीरे धीरे आगे चलकर ये चीजें सुधर जाएंगी। जैसे जैसे सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आया था कोविड-19 की वजह से वो सुधरेगा, जो बंपर क्रॉप हुआ है, हार्वेस्टिंग हो रही है, उसकी वजह से भी प्राइस कूल डाउन होंगे। लेकिन अभी तक ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आई एम श्योर आपको पता होगा, इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं जिसमें एक आपके गवर्नर भी होते हैं, और इसके अलावा 3 जो हैं सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर डिसाइड करते हैं कि एमपीसी कैसा रहेगा, रेपो रेट घटेगा कि बढ़ेगा। तो एमपीसी के एक मेंबर हैं जिनका नाम है मृदुल सागर। उन्होंने एमपीसी मीट के पहले यहां पर एक बयान दिया था और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही थी कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से एमपीसी के पास बहुत ज्यादा रूम नहीं है जिसकी वजह से हम रेपो रेट को फर्दर कट कर पाएं। जो फूड प्राइसेस हैं वो एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है जिसकी वजह से जो एमपीसी है वो उसको रेपो रेट को नीचे और ज्यादा नहीं ला पा रहा है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाता हूं, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन। देखिए हाउस होल्ड इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का अनुमान होता है। हाउस होल्ड मतलब कौन हो गया, मैं और आप, हम सब लोग जो देश के अंदर रह रहे हैं, जो हम लोग खर्च करते हैं रोजाना जिंदगी में, हम आटा हो गया, सब्जी हो गया, इस तरह की चीजों पर जब खर्च करते हैं तो हमारा क्या अनुमान होता है कि आगे आने वाले समय में इन्फ्लेशन कैसा रहने वाला है। इसके लिए आरबीआई क्या करती है, सर्वे करती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो रिसेंट के अगर आप सर्वे देखोगे 2019 से लेकर अभी तक, तो मार्च के पहले आप देखिए, ये आपका मार्च अप्रैल का समय था। यहां पर आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि इन्फ्लेशन यहां पर रहने वाला है 8% 9%, ऑल्दो ये हमेशा कम रहता है उससे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये था। उसके बाद से देखिए लगातार जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन का वो आपका ऊपर चढ़ रहा है, ऊपरी तौर पर बना हुआ है, 10% से ऊपर रहेगा ऐसा हाउस होल्ड का कहना है। अब देखिए ये चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि अगर सपोज मैं और आप अगर ये सोचेंगे कि आगे चलकर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा सेव करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा मैं खर्चा कर दूंगा तो मे भी हो सकता है कि आगे चलकर मेरे पास पैसा ना बचे, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है और ज्यादा हाई हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन भी कई हद तक डिटरमाइन करता है कि हम इकोनॉमी के अंदर डिमांड कैसा रहेगा। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब डिमांड कम रहने का अनुमान है। तो यह भी एक चिंता का विषय है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो ये तो चलिए हमने डोमेस्टिक की बात कर ली, यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है। यहां पर इन्फ्लेशन का दिक्कत दोस्तों ग्लोबल रिकवरी को लेकर भी है। जैसे जैसे ग्लोबल रिकवरी बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं पूरे विश्व भर में। अगर आप देखिए उसका मेन कारण है कि बहुत ज्यादा इजी मनी आ गया है मार्केट के अंदर, काफी सस्ते ब्याज दर पर मनी मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग अपना पैसा कहीं ना कहीं होते होते ये स्टॉक मार्केट में आ गया और स्टॉक मार्केट में आपको बूम देखने को मिल रहा है। और साथ में ये अनुमान है कि जैसे जैसे ग्लोबल रिकवरी बढ़ेगी तो जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। देखिए ये थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल में अगर कमोडिटी के प्राइसेस, जब मैं कमोडिटी कहता हूं तो जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ये भी अपने आप में कमोडिटी है, तो अगर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे दोस्तों तो ये फर्दर हमारे लिए दिक्कत होगा, क्योंकि भारत काफी ज्यादा वल्नरेबल है ऑयल को लेकर। क्योंकि आज के डेट में क्रूड ऑयल अगर आप देखिए तो 88-89% हम बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो क्रूड ऑयल वापस से अगर ये दाम बढ़ेगा तो वापस से हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो क्या होगा, वो और ज्यादा होगा। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी इस समय प्रॉब्लम बना हुआ है, आगे चलकर में भी हो सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम बने। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारे बाकी के इमर्जिंग कंट्रीज हैं भारत के मुकाबले, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया, ब्राजील, ये सब क्रूड ऑयल पर कितना डिपेंडेंट है, उनके जीडीपी का 2% के आसपास। चाइना 2% से कम डिपेंडेंट है अपने जीडीपी का, इंडोनेशिया तो इट इज लेस देन 0.5%। लेकिन भारत देखिए, भारत अपने जीडीपी का करीब 4% के आसपास क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है आगे चलकर ग्लोबल रिकवरी फर्दर इंप्रूव होने की वजह से, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ गए थे क्योंकि यहां पर डिमांड नहीं थी, अब डिमांड बढ़ी है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस डेफिनेट सी बात है ऊपर आने वाले हैं। तो इसको लेकर फर्दर ये हमारे देश के ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट करेगा बाकी देशों के मुकाबले। तो ये
फर्दर चिंताजनक चीज है। इसके अलावा डेमोग्राफी चेंजेस भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए डेमोग्राफी का भी इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है ये आपको मैं बताता हूं। देखिए डेमोग्राफी क्या होता है, आपको पता है कि कई सारे जो विकसित देश हैं वहां पर जो पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज में जा रही है, मतलब यंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है जिसको हम कहते हैं यहां पर 15 से 64 साल, इसको वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। आप देख सकते हो कि 2010 के बाद से जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज का वो लगातार नीचे जा रहा है डेवलपिंग देश में। जो लोअर इनकम कंट्रीज है वहां पर अभी भी ये बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए येलो कलर वाला ये वर्किंग एज यहां पर आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब वर्किंग एज नीचे जाता हुआ दिखेगा, अब आप खुद सोचो इसकी वजह से क्या होगा। इसकी वजह से जो सरकार है उसको और ज्यादा यहां पर खर्च करना पड़ेगा अपनी तरफ से, मतलब जो फिस्कल स्ट्रेस है सरकार के ऊपर वो और ज्यादा बढ़ेगा, और खर्चा होगा मतलब इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन का खतरा बना हुआ है जो कि हमारे लिए ऑलरेडी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे जैसे ये वर्किंग एज गिरता है मतलब कि लेबर फोर्स कम हो रहा है, डिपेंडेंट वाली जो पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर कंज्यूमर्स ज्यादा हैं किसके मुकाबले, प्रोड्यूसर्स के मुकाबले। अभी के हिसाब से क्या चल रहा है भारत के अंदर, प्रोड्यूसर ज्यादा है, कंज्यूमर जो है आपके कम है, क्योंकि यहां पर वर्किंग एज आपका ज्यादा है, वर्किंग एज आपका भारत में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल विश्व में आप देखिए तो वर्किंग एज कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंज्यूमर ज्यादा है, प्रोड्यूसर ज्यादा है। इसकी वजह से अगेन क्या होने वाला है कि जो इन्फ्लेशन का खतरा है वो बढ़ जाएगा। लेबर फोर्स जैसे जैसे श्रिंक होगा तो वर्कर के पास यहां पर बार्गेनिंग पावर ज्यादा आ जाएगी, वर्कर के पास, क्योंकि अगर आप खुद सोचो लेबर की सप्लाई कम हो रही है तो बार्गेनिंग पावर किसके पास है, लेबर के पास है। लेबर कहेगा मुझे इतना रुपए चाहिए और यहां पर देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और फर्दर ये इन्फ्लेशन को इंपैक्ट करेगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वीडियो के अंदर कि इन्फ्लेशन की वजह से फर्दर हमारे इकोनॉमिक रिकवरी में दिक्कत आ सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हो कि कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये जो अनफेवरेबल सिचुएशन है एमपीसी के सामने, जो कि कल मीट होने वाली, कल उसका रिजल्ट आने वाला है, कल अनाउंस किया जाएगा कि एमपीसी में क्या क्या हुआ, तो ऑलरेडी उनके पास अनफेवरेबल सिचुएशन है। लेकिन ग्लोबली भी यहां पर इन्फ्लेशन प्रेशर होने की वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा गहरा सकती है। तो ये दिक्कत थी दोस्तों जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे इस पूरे वीडियो में, कि क्यों जो इन्फ्लेशन है वो भारत की ग्रोथ रिकवरी के लिए खतरा बना हुआ है, उसको और ज्यादा हर्ट कर रहा है। आई होप दोस्तों यहां पर काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा होगा इस पूरे एनालिसिस में। जाने से पहले क्योंकि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ये कौन से सिचुएशन को दर्शाता है, इन चार ऑप्शन में क्या आप मुझे बता सकते हो। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं इंस्टा पे, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।